हेलो स्टूडेंट्स। आज अपने इस वीडियो में आपका जो सब्जेक्ट है PPHYS 1 to 1 इसको स्टार्ट करेंगे। अपने पूरा नाम है आपके सब्जेक्ट का फंडामेंटल्स ऑफ क्रॉप फिजियोलॉजी। क्रॉप फिजियोलॉजी या अपने इसे बोल सकते हैं सब्जेक्ट का नाम फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी। अपने एग्रीकल्चर में है तो अपने कहते हैं इसे क्रॉप फिजियोलॉजी। बेसिकली ये जो बॉटनी की ब्रांच है वो है कौन सी, प्लांट फिजियोलॉजी। तो सबसे पहले अपने देखते हैं कि अपने प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर या क्रॉप फिजियोलॉजी के अंदर अपने किस की स्टडी करेंगे। तो प्लांट फिजियोलॉजी को अपने हिंदी में क्या बोलते हैं, पादप शरीर क्रिया विज्ञान। तो प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर अपने किसकी स्टडी करेंगे या क्रॉप फिजियोलॉजी के अंदर अपने किसकी स्टडी करते हैं कि प्लांट के अंदर या क्रॉप के अंदर जो बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं या जो बायोलॉजिकल रिएक्शंस होती हैं उनकी स्टडी को अपने क्या बोलते हैं, प्लांट फिजियोलॉजी। ठीक है, कि पौधों के अंदर जो जैविक क्रियाएं होती हैं उन जैविक क्रियाओं के अध्ययन को अपने क्या बोलते हैं, प्लांट फिजियोलॉजी या पादप शरीर क्रिया विज्ञान। अब प्लांट की बॉडी के अंदर या क्रॉप के अंदर कौन सी जैविक क्रियाएं होती हैं या कौन से फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं। ठीक है, कि प्लांट की बॉडी के अंदर कौन कौन सी जो फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस होती हैं या कौन से फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं, कौन सी जैविक क्रियाएं होती हैं। तो कौन सी होती हैं, जैसे अपने इसमें बोल सकते हैं डिफ्यूजन, ठीक है, या ऑस्मोसिस, मतलब वाटर कैसे मूव करता है एक सेल से दूसरी सेल में। या इसमें अपने देख सकते हैं जल अवशोषण या वाटर अब्जॉर्प्शन। फिर अपने लिख सकते हैं रसारोहण या एसेंट ऑफ सैप। ठीक है, वाटर ऑब्जॉर्प्शन मतलब जड़ों के द्वारा, रूट्स के द्वारा कैसे मिट्टी से या सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब किया जाता है। एसेंट ऑफ सैप मतलब रसारोहण का मतलब क्या होता है कि जड़ों ने या रूट्स ने जिस जल को एब्जॉर्ब किया है वो वाटर प्लांट की अपर बॉडी तक कैसे पहुंचेगा। ठीक है, फिर अपने देखते हैं ट्रांसपीरेशन भी इसी के अंदर पढ़ते हैं, मतलब वाष्पोत्सर्जन। ट्रांसपीरेशन मतलब जो एक्सेस वाटर है, एक्स्ट्रा वाटर है, वो प्लांट बॉडी से बाहर कैसे निकलता है। फिर अपने इसमें देखते हैं कि प्लांट अपना फूड कैसे बनाते हैं, मतलब फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण भी अपने इसी में पढ़ेंगे। फिर रेस्पिरेशन, श्वसन मतलब प्लांट एनर्जी को कैसे बनाते हैं। फिर अपने इसमें पढ़ेंगे प्लांट हार्मोन की प्लांट के अंदर कौन कौन से हार्मोन पाए जाते हैं, या आपने बोल सकते हैं इसे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर भी बोल सकते हैं, PGR, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। ठीक है, या आपने इसमें प्लांट की ग्रोथ के बारे में भी पढ़ लेंगे इसी टॉपिक के अंदर, प्लांट ग्रोथ के बारे में। तो इस प्रकार अपने ये टॉपिक, ये सभी जो प्रोसेस हैं वो कौन से प्रोसेस हैं, जैविक क्रियाएं हैं या फिजियोलॉजिकल प्रोसेस हैं। ये तो हार्मोन आ गए जो इन सभी प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं, प्लांट की ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं। तो ये जो सभी प्रोसेस हैं, सभी प्रक्रियाएं हैं, वो कौन सी हैं, फिजियोलॉजिकल या जैविक क्रियाएं। ठीक है, इनकी स्टडी को ही अपने बेसिकली क्या बोलते हैं, प्लांट फिजियोलॉजी। तो साइंस की वो ब्रांच जिसके अंदर अपने प्लांट की फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को या जैविक प्रक्रियाओं की स्टडी करते हैं उसे अपने क्या बोलते हैं, प्लांट फिजियोलॉजी। तो इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी कौन है। ठीक है, फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी। तो फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी अपने बोलते हैं स्टीफन हेल्स को। इसे बोलेंगे स्टीफन हेल्स को। यहाँ अपने दूसरा साइंटिस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फादर ऑफ इंडियन प्लांट फिजियोलॉजी। फादर ऑफ इंडियन प्लांट फिजियोलॉजी। ठीक है, तो फादर ऑफ इंडियन प्लांट फिजियोलॉजी है सर JC बोस। JC बोस, जिसे अपने पूरा नाम है जगदीश चंद्र बोस। तो ये दो साइंटिस्ट याद रखने हैं, फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी स्टीफन हेल्स और फादर ऑफ इंडियन प्लांट फिजियोलॉजी कौन है, सर JC बोस या जगदीश चंद्र बोस। तो अपने डेफिनेशन देख ली कि प्लांट फिजियोलॉजी क्या होता है। इस प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर जो आपका फर्स्ट टॉपिक है, मेन टॉपिक है जो फर्स्ट, वो है प्लांट सेल।
पादप कोशिका या प्लांट सेल के बारे में पढ़ना है अपने। ठीक है, मतलब सेल के बारे में पढ़ना है। और कौन सी सेल के बारे में पढ़ना है? सिर्फ प्लांट सेल के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले अपने देखते हैं सेल की डेफिनेशन क्या होती है। सेल मतलब कोशिका, इसकी डेफिनेशन क्या होती है? तो जो अपने लिविंग ऑर्गेनिज्म होती हैं, सजीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चरल और जो फंडामेंटल यूनिट है उसे अपने क्या बोलते हैं? फंक्शनल यूनिट है उसे अपने क्या बोलते हैं? सेल। मतलब स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अपने बोल दें ऑर्गेनिज्म या लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, संजीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को अपने क्या बोलते हैं? कोशिका बोलते हैं। मतलब संजीवों की जो शरीर है, ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है, वो किससे मिलकर बनी होती है? सेल से। और उन ऑर्गेनिज्म के द्वारा जो भी फंक्शन किए जाते हैं वो भी किसके द्वारा किए जाते हैं? सेल्स के द्वारा। जैसे अपने द्वारा जब देखा जाता है तो देखने का काम कौन कौन करती हैं? आइज। तो आइज के अंदर भी क्या है? एक स्पेसिफिक टाइप की सेल्स हैं जो देखने का काम करती हैं। सुनने का काम कौन करता है? कान। तो कान के अंदर एक स्पेसिफिक टाइप की सेल्स हैं, स्पेशल टाइप की सेल हैं जो सुनने का काम करती हैं। अपने याद करते हैं किसी चीज को, तो याद करने का काम कौन करता है? माइंड का एक स्पेसिफिक पार्ट। तो माइंड के उस पार्ट में एक विशेष टाइप की सेल्स हैं जो याद करने का काम करती हैं। ठीक है, तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है वो किससे मिलके बनी होती है? सेल से। और उससे उसके द्वारा जो भी काम किए जाते हैं वो भी कौन करता है? सेल्स ही करती हैं। तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नॉन एज सेल। अपने इसकी डिस्कवरी की बात करें, खोज की बात करें कि सबसे पहले इसकी डिस्कवरी किसने की थी, तो फर्स्ट इसमें साइंटिस्ट आता है रॉबर्ट हुक। सेल की सबसे पहले डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने जो सेल की डिस्कवरी की थी वो किस प्रकार की सेल थी? मृत कोशिका थी। मतलब वो किस प्रकार की सेल थी? डेड सेल थी। ठीक है, फिर अपने बात करें दूसरा साइंटिस्ट आता है इसमें ल्यूवेनहॉक। दूसरा साइंटिस्ट आता है ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक ने जो सेल डिस्कवर की थी वो किस प्रकार की सेल थी? लिविंग सेल थी। तो ये याद रखना है, सबसे पहले डिस्कवरी की थी रॉबर्ट हुक ने। यदि आपसे पूछा जाए कि लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की थी, तो वो है ल्यूवेनहॉक। ठीक है, जो सेल है ये भी आप याद रख लेना कि जो सेल है वो लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है। सेल किस लैंग्वेज का वर्ड है? लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है। लैटिन लैंग्वेज में एक वर्ड होता है सेल्यूला। उसी सेल्यूला से ही क्या बना है? ये सेल। ठीक है, तो डिस्कवरी होगी, इसकी डेफिनेशन होगी। नेक्स्ट अपना जो इसी में टॉपिक आता है इंपॉर्टेंट, वो आता है सेल थ्योरी। तो अभी तक अपने 4 साइंटिस्ट हो गए। फर्स्ट स्टीफन हेल्स, जिसे अपने बोला था फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी। फिर जेसी बॉस, जिसे अपने बोला था फादर ऑफ इंडियन प्लांट फिजियोलॉजी। फिर रॉबर्ट हुक और ल्यूवेनहॉक। फिर अपना टॉपिक आता है सेल के अंदर सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत या सेल थ्योरी। तो सबसे पहले अपने साइंटिस्ट लिखें कि सेल थ्योरी किसने प्रोवाइड की थी। तो 2 साइंटिस्ट थे, शलीडन और शेवान। शलीडन एंड शेवान, इन्होंने सबसे पहले सेल थ्योरी प्रोवाइड की थी। इन्होंने क्या बताया सेल थ्योरी के अंदर कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट है चाहे वो एनिमल है, ठीक है, चाहे वो बैक्टीरिया है, वो किससे मिलके बने हैं? सेल से मिलके बने हैं। तो सब पहला पॉइंट अपने क्या याद रखेंगे कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे मिलके बने हैं? सेल से मिलकर बने हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट अपने क्या याद रखेंगे कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की फंक्शनल यूनिट है वो भी क्या है? सेल है। या अपने से इस प्रकार भी लिख सकते हैं, जो अपने डेफिनेशन लिखी थी उसी को अपने यहां पर रिपीट कर सकते हैं कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तीसरा पॉइंट अपने इसमें ऐड करेंगे जो इन्होंने बताया था कि सेल है, सेल के अंदर
उस ऑर्गेनिज्म का कंप्लीट अनुवांशिक पदार्थ या हेरिडिटी मटेरियल प्रेजेंट होता है। ठीक है, या जब अपने बोले कि जेनेटिक मटेरियल या अनुवांशिक पदार्थ सेल के अंदर पाया जाता है, तो सेल के अंदर क्या है, जेनेटिक मटेरियल या अपने बोले हेरिडिटी मटेरियल क्या होता है, प्रेजेंट होता है। फिर एक सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वहां पे साइंटिस्ट आ जाता है विर्चॉव, रुडोल्फ विर्चॉव, पूरा नाम है रुडोल्फ विर्चॉव। रुडोल्फ विर्चॉव ने क्या बताया कि जो नई सेल है, जो न्यू सेल्स हैं या नई कोशिकाएं हैं, उनका निर्माण कैसे होता है। जैसे अपने बात करें कि ये एक सेल है, इस सेल में डिवीजन हुआ तो दो सेल बन गई, इस सेल में डिवीजन हुआ तो ये सेल बन गई। ठीक है, अब अपने बात करें कि ये जो न्यू सेल्स का फॉर्मेशन हुआ है, ये न्यू सेल किससे बनी है, क्या ये सेल इससे बनी है, ये जो सेल है ये इस सेल से बनी है या इस सेल से बनी है। तो अपने को पता है कि इस सेल का फॉर्मेशन किससे हुआ है, इस सेल से हुआ है। तो विर्चॉव ने सबसे पहले यही बताया था कि जो नई सेल्स हैं उनका निर्माण अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है या प्री एग्जिस्टिंग सेल से होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट किसने बताया था, विर्चॉव ने, कि जो न्यू सेल्स हैं उनका फॉर्मेशन किससे होता है, अपनी प्री एग्जिस्टिंग सेल से या अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से। तो सेल थ्योरी में 3 साइंटिस्ट हैं और 4 पॉइंट हैं जो इंपॉर्टेंट है। सेल थ्योरी किसने प्रोवाइड की थी, श्लीडन और शेवान ने। पॉइंट कौन से हैं, पहला पॉइंट तो सेम डेफिनेशन वाला है कि सभी ऑर्गेनिज्म सेल से मिलके बने हैं, या तो वो यूनिसेलुलर होंगे या वो कैसे होंगे, मल्टी सेलुलर। मतलब सभी ऑर्गेनिज्म या तो एक सेल से मिलके बने हैं या काफी सारी सेल से, लेकिन बने किसके हैं, वो सेल के ही बने हैं। और जो सेल है वो सभी ऑर्गेनिज्म की क्या होती है, फंक्शनल यूनिट होती है। सेल के अंदर ऑर्गेनिज्म का हेरिडिटी मटेरियल या आनुवंशिक पदार्थ प्रेजेंट होता है। और जो न्यू सेल्स हैं वो किससे बनती हैं, अपनी ही प्री एग्जिस्टिंग सेल से या अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से। लेकिन सेल थ्योरी का एक एक्सेप्शन है, एक अपवाद है। सेल थ्योरी का एक एक्सेप्शन है या एक अपवाद है, कौन सा, वायरस या विषाणु। मतलब जो वायरस होता है वो किस प्रकार का होता है, ए सेलुलर, अकोशिक। वायरस किस प्रकार का होता है, अकोशिक। सेल थ्योरी क्या कहती है कि सभी ऑर्गेनिज्म किससे मिलके बनी है, सेल से। या तो वो एक सेल से मिलके बनी है मतलब यूनिसेलुलर, या वो काफी सारी सेल से मिलके बनी है मतलब मल्टी सेलुलर। लेकिन वायरस किस प्रकार का है, वायरस में सेल ही नहीं होती, तो वायरस होता है ए सेलुलर। तो वायरस क्या है, एक्सेप्शन है या अपवाद है। वो ना तो लिविंग, उसमें ना तो कंप्लीट लिविंग ऑर्गेनिज्म वाले करेक्टर हैं और ना ही नॉन लिविंग वाले, वो बीच में है। उसमें कुछ करेक्टर पाए जाते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म वाले और कुछ पाए जाते हैं नॉन लिविंग वाले। तो वो क्या है, सेल थ्योरी का एक एक्सेप्शन अपने कह सकते हैं। ठीक है, ये याद रखना आपने, ये अपनी सेल थ्योरी होगी कंप्लीट। फिर अपने ये बात कर लें कि अपने प्लांट सेल की स्टडी कर रहे हैं। अभी अपने बात की कि नंबर ऑफ सेल्स के बेस पर जो ऑर्गेनिज्म है वो दो टाइप के हैं। एक तो यूनिसेलुलर, मतलब जो एक सेल से मिलकर बने हैं जैसे बैक्टीरिया, और दूसरे मल्टी सेलुलर जिसमें प्लांट आ जाते हैं, एनिमल आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन आपने वैसे पढ़ा हुआ है कि सेल दो प्रकार की होती हैं, एक प्रोकैरियोटिक और दूसरी यूकैरियोटिक। ठीक है, दो टाइप की सेल होती हैं, प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरी यूकैरियोटिक सेल। अपने कौन सी सेल के बारे में पढ़ रही हैं, प्लांट सेल, मतलब जो प्लांट के अंदर सेल पाई जाती है। तो आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि जो प्लांट सेल है वो इनमें से किस टाइप की सेल होती है, वो प्रोकैरियोटिक सेल होती है या यूकैरियोटिक सेल होती है। तो सबसे पहले अपने ये देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल कौन सी होती हैं, यूकैरियोटिक सेल कौन सी होती हैं। प्रोकैरियोटिक सेल वो होती हैं जिसमें न्यूक्लियस किस प्रकार का होता है, प्रिमिटिव होता है, मतलब उनमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। प्रिमिटिव न्यूक्लियस का मतलब क्या है कि उस उनके अंदर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, कौन सी मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। ठीक है, मतलब जिस सेल के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन
एब्सेंट होती है वो सेल किस प्रकार की होती है? प्रोकैरियोटिक सेल। मतलब जिस सेल के अंदर ऐसा न्यूक्लियस पाया गया है जिस न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, मतलब वो न्यूक्लियस किस प्रकार का है? प्रिमिटिव टाइप का है। उस ऑर्गेनिज्म को अपने क्या बोलते हैं? उस सेल को अपने क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल। और जो यूकैरियोटिक सेल होती है, यूकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियस है वो किस प्रकार का होता है? वेल डेवलप्ड होता है। वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट, मतलब उस न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अच्छी तरह से डेवलप होती है। तो उस सेल को अपने क्या बोलते हैं? यूकैरियोटिक सेल। तो जो अपनी प्लांट सेल है वो प्लांट सेल किस प्रकार की होती है? प्लांट सेल होती है यूकैरियोटिक। मतलब प्लांट सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है वो वेल डेवलप होता है। ठीक है। वैसे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में काफी सारी डिफरेंस होती हैं, लेकिन जो अपने मेन बोले डेफिनेशन के बेस पर कि यूकैरियोटिक सेल मतलब जिनके अंदर न्यूक्लियस वेल डेवलप होता है। तो प्लांट सेल के अंदर न्यूक्लियस कैसा होता है? वेल डेवलप। तो प्लांट सेल किस प्रकार की है? यूकैरियोटिक सेल। ये अपने याद रखना है कि प्लांट सेल किस किस टाइप की होती हैं? यूकैरियोटिक टाइप की होती हैं। उनमें न्यूक्लियस वेल डेवलप होता है। ठीक है। नेक्स्ट अपने बढ़ते हैं प्लांट सेल। अब अपने पढ़ते हैं प्लांट सेल की स्ट्रक्चर के बारे में। प्लांट सेल की स्ट्रक्चर के बारे में देखो, इसका अपने डायग्राम बनाएं। इसमें क्या होती है? एक सेल वॉल होती है, एक सेल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है। ये बाहर दूसरी सेल्स आ गई इस प्रकार, पड़ोसी कोशिकाएं हैं, नेबर सेल्स हैं। और दो पड़ोसी कोशिकाओं के बीच में, दो नेबर सेल के बीच में एक और लेयर होती है जिसे अपने बोलते हैं मध्य पटलिका या मिडल लैमेला। मिडल लैमेला या मध्य पटलिका, इस प्रकार। ठीक है। इनका एक बार मैं नाम लिखूं कि ये जो डॉट डॉट अपने शो किए हैं वो तो क्या है? मिडल लैमेला या मध्य पटलिका। इंग्लिश में इसे अपने क्या बोलते हैं? मिडल लैमिला। जो दो नेबर सेल या दो पड़ोसी कोशिकाओं के बीच में होती है। फिर किसी भी प्लांट सेल की जो सबसे आउटर वॉल होती है वो कौन सी होती है? उसकी सेल वॉल या कोशिका भित्ति। सबसे बाहर कौन सी होती है? सेल वॉल या कोशिका भित्ति। सेल वॉल के अंदर कौन सी लेयर होती है? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन। ठीक है। अंदर बनाए तो सबसे अपने बीच में बनाते हैं इसमें न्यूक्लियस। ठीक है। ये जो अपने बीच में स्ट्रक्चर बनाई है ये क्या है? केंद्रक या न्यूक्लियस। और इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर होता है क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक। इसके अंदर क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक। एक रफ डायग्राम बना देते हैं अपने यहाँ पर। ठीक है। इसमें क्या होता है? एक माइटोकॉन्ड्रिया। इस प्रकार अपने यहाँ पर स्ट्रक्चर बना देते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। ठीक है। इसमें क्या होती हैं? बड़ी बड़ी वैक्यूल्स होती हैं। यहाँ पर अपने बना देते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये दो टाइप की होती हैं तो इसके अपने दो डायग्राम बना देते हैं। और ये अपने बना दिए यहाँ पर राइबोसोम। राइबोसोम हो गए अपने पास। ये हो गया अपना लाइसोसोम। ठीक है। ये अपने दूसरे टाइप की बनाई है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है। तो इनके नाम अपने लिखते चलते हैं साथ साथ में। ये क्या था? क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक। ये जो स्ट्रक्चर बनाई है अपने, ये क्या है? लाइसोसोम। ये क्या है? वैक्यूल या रिक्तिका। ठीक है। ये अपने क्या बनाई है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें राइबोसोम नहीं है इसके ऊपर, तो ये क्या होगी? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
ये क्या है इसमें, राइबोसोम। प्लांट सेल के अंदर कौन से राइबोसोम होते हैं, 80S टाइप के राइबोसोम होते हैं। ये यहाँ पे जो अपने स्ट्रक्चर बनाई है, ये कौन सी स्ट्रक्चर है, माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर, माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर। यहाँ पर ये जो अपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाई है, इसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट है, तो ये किस प्रकार की है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है। इसके अलावा इसमें क्या होती है, गोल्जी बॉडी होती है इसके अंदर। ठीक है। इसके अंदर पर ऑक्सीसोम होते हैं, सफीरोसोम होते हैं इसके अंदर, और काफी सारे पाए जाते हैं। इसको अपने बोल देते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। यहाँ पे अपनी गोल्जी बॉडी का डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है। सफीरोसोम बना सकते हैं अपने, पर ऑक्सीसोम बना सकते हैं। इस प्रकार बीच में इनके पे क्या पाए जाते हैं, पोर पाए जाते हैं, जिसे अपने बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा। तो ये इसकी स्ट्रक्चर है अपनी एक प्लांट सेल की। तो इसमें सबसे बाहर कौन सी लेयर है, सेल वॉल। सेल वॉल के अंदर आपने चार बातें याद रखनी है कि सेल वॉल प्लांट की सबसे किस प्रकार का लेयर होती है, आउटर मोस्ट लेयर होती है। कि प्लांट सेल का सबसे बाहर वाला आवरण या आउटर मोस्ट लेयर कौन सी होती है, सेल वॉल। फिर अपने यहाँ बताना है कि जो सेल वॉल है वो लिविंग होती है या नॉन लिविंग। तो सेल वॉल किस प्रकार की होती है, मृत होती है, वो नॉन लिविंग होती है। सेल वॉल बनी किसकी होती है, सेल वॉल बनी होती है सेल्यूलोज की। प्लांट सेल, जो प्लांट सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की। उसमें कुछ हेमी सेल्यूलोज भी होता है, कुछ पेक्टिन भी होता है, लेकिन मेन क्या है, सेल्यूलोज। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है प्रोटेक्शन या सुरक्षा करना, कि जो इंटरनल ऑर्गन है, जो आंतरिक अंग है, उनकी क्या करती है, ये सुरक्षा करती है। तो ये चार पॉइंट आपने याद रखने हैं। पांचवा पॉइंट आप लिख सकते हो कि ये किस प्रकार की होती है, ये परमिएबल होती है, सेमी परमिएबल होती है, सिलेक्टिव होती है, नॉन परमिएबल होती है। मतलब ये पारगम्य होती है, अर्ध पारगम्य या अपारगम्य। तो ये नॉन लिविंग है। ठीक है। तो ये किस प्रकार की होती है, परमिएबल होती है, मतलब पारगम्य होती है। तो ये 5 पॉइंट ज्यादा से ज्यादा आपने इसमें याद रखने हैं कि सेल वॉल आउटर मोस्ट लेयर है प्लांट सेल की, ये नॉन लिविंग होती है, ये सेलुलोज की बनी होती है, इसका काम होता है सुरक्षा करना, और ये कैसी होती है, पारगम्य होती है। दूसरा अपने इसमें लिखें, सेल वॉल के बाहर अंदर कौन सी होती है, सेल मेम्ब्रेन। कौन सी होती है, सेल मेम्ब्रेन। इसमें अपने लिखें कि सेल मेम्ब्रेन जो नाम है वो किसने दिया था। ठीक है। इसमें दो साइंटिस्ट आते हैं, एक तो आते हैं नागेली, ठीक है, एक तो आता है सी नागेली और सी क्रैमर। सेल मेम्ब्रेन जो टर्म है वो सी नागेली और सी क्रैमर ने प्रोवाइड की थी। सेल मेम्ब्रेन को अपने प्लाज्मा लेमा भी बोलते हैं, प्लाज्मा लेमा या प्लाज्मा झिल्ली। जो प्लाज्मा लेमा टर्म है वो प्रोवाइड की थी प्लॉव ने। जो सेल मेम्ब्रेन है वो किसकी बनी होती है, फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन की। फॉस्फोलिपिड प्लस प्रोटीन से मिलके किसका फॉर्मेशन होता है, सेल मेम्ब्रेन का। सेल मेम्ब्रेन किस प्रकार की होती है, ये लिविंग होती है। सेल मेम्ब्रेन किस प्रकार की होती है, ये जीवित होती है। ये सेल वॉल के अंदर की ओर होती है। सेल मेम्ब्रेन टर्म दी थी सी नागेली और सी क्रेमर ने, इसे प्लाज्मा लेमा भी बोलते हैं। प्लाज्मा लेमा टर्म दी थी प्लॉव ने। ये फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन की बनी होती है और ये लिविंग होती है। और ये किस प्रकार की होती है, सेमी परमिएबल या अपने बोल सकते हैं सिलेक्टिव होती है, ये चयनात्मक होती है। ठीक है। ये किस प्रकार की होती है, चयनात्मक, या अपने बोल सकते हैं इसे सिलेक्टिव परमिएबल। मतलब ये अपने आर पार कुछ मटेरियल को आने जाने देती है, कुछ को रोक देती है, सभी को अपने आर पार मूवमेंट नहीं करने देती। ठीक है। तो ये किस प्रकार की होती है, चयनात्मक पारगम्य या सिलेक्टिव परमिएबल होती है। तो ये होगी अपनी सेल वॉल और वो होगी अपनी सेल मेम्ब्रेन। इसमें अपने एक और ऐड कर दें इसी के साथ ही, मिडल लैमेला या मध्य पटलिका। मिडल लैमेला, मिडल लैमेला कहाँ पर प्रेजेंट होती है, दो कोशिकाओं के बीच में। ठीक है। दो पड़ोसी कोशिकाओं के बीच में, मतलब सेल वॉल के बाहर। मिडल लैमेला, इसमें सिर्फ एक पॉइंट याद रखना है कि ये किसकी बनी होती है,
मिडल लैमेला बनी होती है कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट की। किसकी बनी होती है? कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम पैक्टेट की। कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट से मिलकर किसका फॉर्मेशन होता है? मिडल लैमेला का। और ये कहाँ पर होती है? दो सेल के बीच में होती है। ठीक है, जैसे ये एक सेल थी, यहाँ पर दूसरी सेल है। ठीक है, इनके बीच में क्या होती है? मिडल लैमेला या मध्य पटलिका। तो ये अपनी तीन लेयरें होगी, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन और मिडल लैमेला। सेल वॉल किसकी बनी है? सेलुलोज की बनी है। सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी है? फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन की। और मिडल लैमेला किसकी बनी है? कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट की। जो ये है आउटर मोस्ट लेयर, ये सेल वॉल के अंदर की ओर होती है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये अपने याद रखने हैं। ठीक है, ये सेलुलोज की बनी है, ये लिपिड और प्रोटीन की बनी है, ये कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट की बनी है। ये आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट अपने बात करते हैं इसमें प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य की। प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य क्या होता है? इसमें देखो तीन नाम अपने यहां पर लिखते हैं, तीनों को एक साथ पढ़ेंगे। तीन या चार नाम अपने एक बार पहले मैं यहां पे लिख देता हूं, इन पर अपने बाद में डिस्कस करेंगे। एक तो होता है साइटोप्लास्ट, एक होता है प्रोटोप्लास्ट, ठीक है, एक होता है साइटोप्लाज्म, एक होता है प्रोटोप्लाज्म। इन चारों के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले अपने पढ़ते हैं प्रोटोप्लाज्म के बारे में, जीव द्रव्य के बारे में। जो प्रोटोप्लाज्म टर्म है, प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने दिया था? पुरकिंजे ने दिया था। किसने दिया था? पुरकिंजे ने। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म टर्म किसने प्रोवाइड की थी? पुरकिंजे ने। प्रोटोप्लाज्म को एक साइंटिस्ट आता है हैक्सले। प्रोटोप्लाज्म हैक्सले एक साइंटिस्ट आता है, उसने क्या कहा था कि जो प्रोटोप्लाज्म को उसने क्या बोला था? जीवन का भौतिक आधार या फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। ये आपने पूछा जाता है एग्जाम के अंदर कि फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ प्रोटोप्लाज्म को कहते हैं। ये किसने कहा था? हैक्सले ने कहा था। ठीक है, फिर एक साइंटिस्ट इसमें आपने और याद रखना है, एक तो पुरकिंजे आ गया, एक हैक्सले आ गया। जो इसमें तीसरा साइंटिस्ट आता है वो आता है वॉन मोहेल या माहेल, वान मोहेल। इसने क्या बताया था कि जो सेल का लिविंग पार्ट होता है, ठीक है, सेल का लिविंग पार्ट होता है, उस सारे लिविंग पार्ट को अपने क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। कि सेल का जितना भी जीवित भाग है, कोशिका का जितना भी जीवित भाग है, सेल का ऑल लिविंग पार्ट क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म होता है। तो इसमें ये तीन साइंटिस्ट आते हैं। पुरकिंजे ने टर्म दी थी, हैक्सले ने प्रोटोप्लाज्म को क्या बोला था? फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। और वॉन मोहेल ने क्या बोला था? कि सेल का जो लिविंग मटेरियल होता है उसे अपने क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। अब इसमें प्रोटोप्लाज्म कहां पर है? जैसे मान लो ये है सेल वॉल, ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन, यहां पे है न्यूक्लियस, ये दूसरे सेल ऑर्गेनेली है। मान लो ये क्लोरोप्लास्ट है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये राइबोसोम है, ये दूसरे सेल ऑर्गेनेली है। तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी मटेरियल होता है उसके अंदर साइटोप्लाज्म भी आ जाता है, उसके अंदर न्यूक्लियस भी आ जाता है। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी मटेरियल होता है उसे अपने क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, इसे अपने बोल सकते हैं साइटोप्लाज्म प्लस, इसे अपने क्या बोल सकते हैं? साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। मतलब प्रोटोप्लाज्म के अंदर क्या क्या शामिल होता है? कोशिका द्रव्य और केंद्रक, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। ठीक है, कोशिका द्रव्य के अंदर सभी कोशिकांग आ जाते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर सभी सेल ऑर्गेनेली आ जाते हैं, और सभी सेल ऑर्गेनेली के साथ क्या इंक्लूड होता है? न्यूक्लियस या केंद्रक। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी पोर्शन होता है, पार्ट होता है, उसे अपने क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। नेक्स्ट अपने डिस्कस करते हैं साइटोप्लाज्म पर। साइटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म जैसे अपने यहां पे ये डायग्राम बनाया था कि ये सेल वॉल थी, ये सेल मेम्ब्रेन थी, और ये था अपना न्यूक्लियस।
इस सेल मेम्ब्रेन और इस न्यूक्लियस के बीच में का जो पोर्शन है, बीच में क्या आ जाते हैं, एक तो लिक्विड आ जाता है, ठीक है, और बाकी दूसरे कोशिकांग आ जाते हैं, दूसरे सेल ऑर्गेनेली, क्लोरोप्लास्ट आ गया, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, मतलब न्यूक्लियस को छोड़कर जो दूसरे आपको पता है, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में जो मटेरियल होता है उसे अपने क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। याद रह जाएगा ना कि सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में जो मटेरियल है उसे अपने बोलते हैं साइटोप्लाज्म, और उस साइटोप्लाज्म में जब न्यूक्लियस ऐड हो जाता है तो उसे अपने क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। तो ये आपसे आ सकता पेपर में पूछा जाएगा कि साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म। और इस प्रकार अपने लिख दें, प्रोटोप्लाज्म माइनस न्यूक्लियस क्या होता है, साइटोप्लाज्म। अब अपने इन पर डिस्कस करते हैं कि साइटोप्लास्ट और प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, ठीक है। साइटोप्लास्ट और प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, देखो सबसे पहले अपने बात करें प्रोटोप्लास्ट की। प्रोटोप्लास्ट को हिंदी में बोला जाता है जीव द्रव्यक। पादप कोशिका या प्लांट सेल का एक स्पेसिफिक फीचर क्या है कि उसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, लेकिन ऐसी प्लांट सेल जिसमें सेल वॉल नहीं होती, ऐसी प्लांट सेल जिसमें कोशिका भित्ति नहीं होती, उसे अपने क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लास्ट। जब प्लांट सेल से अपने सेल वॉल को अलग कर देते हैं, कोशिका भित्ति को अलग कर देते हैं, जो पीछे स्ट्रक्चर बचती है उसे अपने क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लास्ट, ठीक है। तो आप वहां पे आएगा व्हाट इज प्रोटोप्लास्ट, नीचे होंगे 4 ऑप्शन, उसमें से आपने इस ऑप्शन पर टिक करना है कि जब अपने प्लांट सेल से सेल वॉल को निकाल देते हैं, या ऐसी प्लांट सेल जिसमें सेल वॉल नहीं होती उसे अपने क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लास्ट, ठीक है। फिर अपने डिस्कस करते हैं साइटोप्लास्ट पर। लास्ट अपने किस पर डिस्कस करते हैं, साइटोप्लास्ट पर। साइटोप्लास्ट क्या होता है कि जब अपने प्लांट सेल है, अपने पास क्या है, प्लांट सेल, इस प्लांट सेल से अपने को माइनस किसको करना है, न्यूक्लियस को, कि ये अपने पास प्लांट सेल है, उस प्लांट सेल में से जब अपने न्यूक्लियस को निकाल देंगे, बाकी सारा कुछ उसमें होगा, सिर्फ क्या नहीं होगा, न्यूक्लियस। तो वो पीछे जो स्ट्रक्चर बचेगी उसे अपने क्या बोलते हैं, साइटोप्लास्ट। तो ये चारों ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए। ये तो सीधे पूछे जाएंगे कि व्हाट इज प्रोटोप्लास्ट, व्हाट इज साइटोप्लास्ट, ऑब्जेक्टिव टाइप में। ये आ सकते हैं अपने, इनमें आ सकते हैं साइंटिस्ट या इनकी डेफिनेशन आ सकती है। साइटोप्लाज्म की डेफिनेशन आ सकती है, प्रोटोप्लाज्म के साइंटिस्ट भी आ सकते हैं, ये दोनों साइंटिस्ट इंपॉर्टेंट है, और प्रोटोप्लाज्म की डेफिनेशन भी आ सकती है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो अपना लेक्चर होगा उसके अंदर पढ़ेंगे अपने सेल ऑर्गेनेली या कोशिकांग, ठीक है। आज के लेक्चर में यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।